सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रत्यास्थ डोरियों की गति, द मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हुक्स लॉ फॉर इलास्टिक स्ट्रिंग या प्रत्यास्थ डोरियों के लिए हुक का नियम। प्रत्यास्थ डोरियों के लिए हुक का नियम कुछ इस प्रकार से है। मान लो कोई भी एक डोरी जिसकी स्वाभाविक लंबाई L है, इस L लंबाई की डोरी में विस्तार किया जाए या खींचा जाए इस डोरी को। प्रत्यास्थ डोरी है ये। इसको मान लेते हैं कि x लंबाई तक खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो प्रति इकाई लंबाई जो तनाव उत्पन्न होगा, इस डोरी में उत्पन्न तनाव जो होगा वो प्रति इकाई लंबाई डोरी में विस्तार के समानुपाती होता है। ये हुक्स नियम है। रिपीट कर रहा हूं, इसमें एक डोरी है L लंबाई की जिसमें x मान का विस्तार उत्पन्न होता है, तो प्रति इकाई लंबाई में यानी 1 सेंटीमीटर में कितना विस्तार हुआ उसका, x बटे कुल लंबाई का भाग देने पर उसके समानुपाती होगा उसमें उत्पन्न तनाव के। अगर तनाव ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रति इकाई लंबाई में उसका विस्तार ज़्यादा किया गया है। तनाव कम है तो इसका मतलब उसकी प्रति इकाई लंबाई में विस्तार जो है वो कम किया गया है। नियम लिख लीजिए। टॉपिक आपके पास इन दोनों में से आ जाएगा। प्रत्यास्थ डोरी की क्षैतिज गति की विवेचना कीजिए, या ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है कि प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा एक चिकनी क्षैतिज मेज के किसी स्थिर बिंदु पर स्थिर है और दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक कण बंधा है। कण को कुछ दूर खींचकर छोड़ने पर गति की विवेचना कीजिए। इसमें हमारे पास एक मेज पर एक सिरे O पर हमारे पास एक कोई भी एक डोरी बंधी हुई है। इस डोरी की लंबाई हम मान के चलते हैं A है और O से A बिंदु तक हमारे पास ये डोरी है। इस A बिंदु पर एक कण जिसका द्रव्यमान m है बांधा गया है और इसको B बिंदु तक ले जाकर छोड़ दिया जाता है। अगर B बिंदु तक मान लेते हैं कि इसका जो विस्तार उत्पन्न होता है वो x है, तो उस स्थिति में सबसे पहले इसकी जो m द्रव्यमान का कण है उसके लिए डोरी में जो तनाव उत्पन्न होगा वो तनाव बराबर होगा हुक्स नियम के अनुसार लैम्डा इंटू एक्स अपॉन ए के। हमने ए स्वाभाविक लंबाई मान के चल रहे हैं और एक्स उसमें विस्तार किया था, तो उसका मतलब होगा कि टी जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो लैम्डा इंटू एक्स अपॉन ए के बराबर होगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो तनाव उत्पन्न होता है उसकी विपरीत दिशा में हमेशा गति होती है। हम इस m द्रव्यमान को इस तरफ खींच रहे हैं तो तनाव किस तरफ, यानी जो हमारे पास तनाव उत्पन्न होगा वो विपरीत दिशा में होगा, यानी उल्टी दिशा में होगा। अगर हमारे पास गति इस तरफ हो रही है तो तनाव इस तरफ होगा, विपरीत दिशा में होगा। अर्थात जो द्रव्यमान m है और जो उसकी गति होगी d2x बाई dt स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा त्वरण वही बल होगा, ये गति की समीकरण को व्यक्त करेगा। बराबर होगा माइनस टी के। जितना तनाव उत्पन्न हो रहा है उसकी विपरीत दिशा में हमारे पास बल कार्यरत रहेगा। इस टी का मान माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए पुट करें तो d2x बाई dt स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटू एक्स, जिसको अगर हम सोल्व करें, माना लैम्डा अपॉन ए एम जो है वो म्यू के इक्वल ले लें, तो जो d2x बाई dt स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा माइनस म्यू इंटू एक्स की, जो कि SHM गति को व्यक्त करता है। और अगर ये SHM गति है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने टॉपिक किया था, तो उस स्थिति में इसका जो आवर्तकाल होगा वो आवर्तकाल भी हम निकाल सकते हैं। आवर्तकाल क्या होगा इसका, आवर्तकाल 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू 2 पाई बटे अंडर रूट ऑफ लैम्डा अपॉन ए एम। ये जब गति हमारे पास उत्पन्न होती है, कोई भी कण की A से B तक की गति उत्पन्न होगी, उस समय कण का
आवर्तकाल होगा, ए से बी तक होगा, बी से वापस ए तक पहुंचने का और ए से बी तक जाने का ये आवर्तकाल आ गया। लेकिन ए के बाद में जब गति करेगा वो इसी गति के नियम के अनुसार लगातार गति नहीं करेगा, वो अभी हम इस वेग के नियम को हल करके या इस d2x/dt² को हल करते हुए फिर हम ज्ञात करेंगे कि इसकी आगे की गति किस प्रकार की होगी। सबसे पहले d2x/dt² को अगर हम लिख दें v dv/dx, ये बराबर होगा माइनस लैम्डा अपॉन am इंटू एक्स के। v dv बराबर आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन am इंटू एक्स डी एक्स के। v स्क्वेयर बराबर माइनस लैम्डा अपॉन am इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस c के। जब x की वैल्यू a के इक्वल है, प्रारंभ में इस बिंदु की स्थिति पर बात कर रहे हैं हम, उस समय इसका जो वेग है वो हमारे पास 0 है। लेकिन जब हम इसको मान के चल रहे हैं कि b बिंदु तक खींचकर छोड़ रहे हैं, अगर b बिंदु तक खींचकर छोड़ रहे हैं तो उस स्थिति में जब x की वैल्यू b मान लें हम, ये किसी भी निश्चित बिंदु पर p हमारे पास बिंदु पर x दूरी है, ये मान लेते हैं कि इसको b दूरी तक खींचकर छोड़ रहे हैं। अगर b बिंदु तक खींचकर छोड़ते हैं तो इसका मतलब उस b बिंदु पर कण का वेग 0 होगा, और कण का वेग अगर इस b बिंदु पर 0 रखेंगे तो 0 बराबर माइनस लैम्डा अपॉन am इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी, जिससे लैम्डा अपॉन am इंटू बी स्क्वेयर सी की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन am इंटू बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब सबसे पहले a पर वेग va लैम्डा अपॉन am इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, va का मान आ जाएगा लैम्डा अपॉन am अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये हमारे पास कण का इस बिंदु a पर वेग उत्पन्न होगा। b बिंदु पर जब खींचकर छोड़ रहे हैं तो उस समय वेग 0 होगा, उसके बाद में उसका जो वेग है वो विपरीत दिशा में इस तरफ बढ़ने लग जाएगा। यहाँ तक हमने खींच के छोड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर आगे उसका वेग 0 हो गया, उससे आगे नहीं लेके जा रहे। और इस स्थिति को, इस दूरी को हम b मान के चलते हैं। इकाई लंबाई में विस्तार अगर x मान के चलते हैं तब t का मान माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल ए आएगा। कुल लंबाई जो है जहाँ तक हम खींच के छोड़ रहे हैं उसके लिए हम b कंडीशन को लेके चल रहे हैं। ये हमारे पास आएगा जब SHM गति करता है a से b तक और b से a तक, उस समय का आवर्तकाल, उस समय टोटल समय जो लिया गया, प्लस इस a बिंदु पर जब वापस कण पहुंचता है तो उस समय उसका वेग कितना होगा वो व्यक्त करता है। पहले इतना नोट कीजिए। इसमें हमारे पास a बिंदु पर जब वेग निकालेंगे तो x का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर x का मान 0 होगा a बिंदु पर, क्योंकि विस्तार उसमें उत्पन्न नहीं हुआ, स्वाभाविक लंबाई के बराबर आ जाएगा, उस स्थिति में वी ए स्क्वेयर बराबर लैम्डा बी स्क्वेयर अपॉन am बनेगा, जिससे a बिंदु पर वेग अंडर रूट ऑफ लैम्डा अपॉन am इंटू बी के बराबर आएगा। ये हमारे पास a बिंदु पर वेग होगा। इसमें देखिए, अब हमारे पास इस कण को b बिंदु तक लाकर छोड़ा था। अगर b बिंदु तक लाकर छोड़ते हैं तो उसके बाद में a बिंदु पर इसका जो वेग है वो va हमने ज्ञात किया। वेग है, इसमें वेग शून्य नहीं हुआ, इसका मतलब ये कण यहाँ पे आगे रुकेगा नहीं, लेकिन इसमें जो तनाव है वो खत्म हो जाएगा। a बिंदु पर आते ही उसकी स्वाभाविक लंबाई में आ गया, और स्वाभाविक लंबाई में आते ही उसमें जो तनाव उत्पन्न था वो 0 हो जाएगा। लेकिन तनाव 0 होने के बावजूद वेग होने के कारण ये कण लगातार आगे की ओर गति करता रहेगा। अगर O बिंदु पर बात करें तो O बिंदु पर भी कण रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई ना कोई वेग उत्पन्न है। इस वेग के कारण ये कण जो है, क्योंकि जो मेज है वो स्मूथ या चिकना मेज है, जिसके कारण प्रतिरोध जो है वो हमारे पास 0 मान के चल रहे हैं। मेज के कारण जो प्रतिक्रिया है वो 0 मान के चल रहे हैं। अगर मेज के कारण प्रतिक्रिया 0 है तो उस स्थिति में यहाँ पे वेग होने के कारण ये कण जो है वो इस O पर जाएगा, और O से वापस उसकी स्वाभाविक लंबाई a डैश इस a दूरी तक वो ग्रहण करेगा।
यहां तक वेग va के अनुसार ही वो लगातार गति करता रहेगा। जो वेग a बिंदु पर था वही वेग a डैश बिंदु पर भी रहेगा। a डैश बिंदु पर आते ही, क्योंकि अब जो डोरी है उसकी स्वाभाविक लंबाई कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसका वेग उत्पन्न है, तो ये फिर से आगे की ओर गति करेगा, इस वेग के कारण गति करेगा, और वेग के कारण गति करते हुए ये b डैश पर पहुंचेगा, जहां पर इस पर जो तनाव उत्पन्न हो जाएगा, तनाव के कारण तनाव जो रस्सी जो है वो इसको वापस बैक खींचेगी। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर इसका वेग 0 हो जाएगा, वो मान लेते हैं b डैश है। इस b डैश पर अगर वेग 0 होगा तो b डैश से वापस ये गति विपरीत दिशा में शुरू कर देगा, और इसी तरह से ये लगातार हमारे पास b और b डैश के बीच में गति करता रहेगा। अब जब b और b डैश के बीच में गति उत्पन्न हो रही है तो एक तो ये निश्चित है कि a और b और a डैश और b डैश के बीच में जो गति होगी वो सरलावर्त गति होगी, बाकी कोई सरलावर्त गति नहीं है। यहाँ पे जो गति होगी वो a और a डैश के बीच में एक सिंपल गति है, जिसमें 2a दूरी तय कर रहा है, va वेग से गति उत्पन्न कर रहा है। अगर हमें इसका आवर्तकाल ज्ञात करें तो आवर्तकाल का मतलब है बिंदु जो है वो a बिंदु से चला या b बिंदु से चला और वापस b बिंदु पर पहुंच जाए तो उस समय टोटल समय कितना हुआ वो ज्ञात करना। उसके लिए हमारे पास 2 गुना कर दें हम, एक तो a से b का समय या b से a का समय प्लस a से a डैश का समय प्लस a डैश से b डैश का समय। ये जो तीनों मान है उनको निकालकर अब अगर दुगुना कर दें तो हमारे पास कुल आवर्तकाल आ जाएगा। अब ये जो समय है उसको ज्ञात करने के लिए 2 गुना ba और a डैश b डैश के बीच में सरल आवर्त गति है, और सरल आवर्त गति के लिए जो हमारे पास मान आएगा वो a b के लिए जो समय अंतराल आ रहा है या आवर्तकाल आ रहा है वही हमारे पास आवर्तकाल a डैश b डैश के बीच में रहेगा। तो इसको दुगुना लिख सकते हैं और यहाँ a से a डैश का समय हो जाएगा। ये आवर्तकाल हमने ज्ञात किया था, आवर्तकाल निकाला था हमने t बराबर 2 पाई अंडर रूट am अपॉन लैम्डा। ये आवर्तकाल सरल आवर्त गति में था। सरल आवर्त गति का मतलब a से b और b से a तक आने का समय था। यहाँ पे भी तो हमने दुगना a से b तक का समय कर रहे हैं, इसका मतलब a से b और b से a तक आने का टोटल समय हो जाएगा ये। इसको हम लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट am बटे लैम्डा प्लस a से a डैश, इसमें टोटल तय दूरी 2a है और जो इसका हमारे पास वेग है वो va से व्यक्त हो रहा है। दूरी बटे चाल या दूरी बटे वेग जो है वो समय को व्यक्त करता है। यहाँ पे एक और पार्ट हमारे पास, ये जो मान होगा वो पाई इंटू अंडर रूट ऑफ am बटे लैम्डा के इक्वल होगा, क्योंकि ये सरल आवर्त गति का आयाम है। सरल आवर्त गति के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी कण a डैश और a के बीच में गति करता है तो a से o तक, o से a डैश तक, a डैश से वापस o तक और o से फिर a तक पहुंचने का 4 जो टाइम होता है उस 4 टाइम को व्यक्त करता है आवर्तकाल। यहाँ 4 टाइम को व्यक्त करेगा तो a से b तक और b से a तक, इधर a डैश से b डैश और b डैश से a डैश तक आने का समय व्यक्त करेगा। इसलिए इसको पाई बटे अंडर रूट am बटे लैम्डा से व्यक्त करेंगे। यहाँ va का मान रख दीजिए, वो निकाला हुआ, ये बन गया 2 पाई अंडर रूट am बटे लैम्डा प्लस 4a बटे va का मान अंडर रूट am अपॉन लैम्डा इंटू 1 अपॉन b। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आवर्तकाल होगा t बराबर अंडर रूट am अपॉन लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 2 पाई प्लस 4a बटे b आवर्तकाल बच जाएगा। इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि यदि इस डोरी को a बिंदु तक यानी a दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाए, अर्थात एक स्पेशल केस इसमें बन जाता है हमारे पास कि अगर a बराबर b बन जाए या b बराबर a हो जाए। अगर b बराबर a होगा तो t का मान जो है वो 2 अंडर रूट am बटे लैम्डा इंटू
पाई प्लस 2 हो जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन में आपको टॉपिक मिलेगा। एक सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें ये प्रूफ करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें ये दिया हुआ है m द्रव्यमान का एक कण चिकने समतल पर स्थित दो बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति में गतिमान है, और वह इन बिंदुओं से A और A' स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा हुआ है। यदि प्रत्यास्थता मापांक क्रम से लैम्डा और लैम्डा डैश हो तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल। एक A और B बिंदु दे रखा है हमें, जिसके मध्य एक कण m द्रव्यमान का बंधा हुआ है C बिंदु पर। इस C बिंदु पर जो दो डोरी बनी हुई है, A से C तक की ये जो लंबाई है वो A डैश है, और C से B तक की जो लंबाई है वो A है। ये हमें दिया हुआ है। ये स्वाभाविक लंबाई की डोरियां हैं जिससे m द्रव्यमान का एक कण बंधा हुआ है, और इस स्वाभाविक लंबाई की डोरियों के बीच में ये जो कण है वो सरल आवर्त गति करता है। सरल आवर्त गति तभी कर पाएगा जब इसको किसी एक तरफ ले जाकर छोड़ा जाए। मान लेते हैं कि इस C को यहां किसी समय P पर x दूरी पर ले जाकर और छोड़ देते हैं। अगर x दूरी पर ले जाकर छोड़ेंगे तो एक तरफ तो इसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा और एक तरफ तनाव में कमी हो जाएगी, तनाव रहेगा ही नहीं, स्वाभाविक लंबाई रहेगी। प्रारंभ में जब साम्य अवस्था की स्थिति है C बिंदु पर, वहां पर दोनों स्थितियों में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है C बिंदु पर वो दोनों बराबर होंगे, यानी T और T डैश जो होंगे वो हमारे पास बराबर हैं। हम मान के चलते हैं कि इसकी जो कुल लंबाई थी वो L लंबाई बढ़ा दी गई है, और इस तरफ जो लंबाई है वो हमारे पास L डैश लंबाई बढ़ा दी गई है। दोनों में L और L डैश जो स्वाभाविक लंबाई थी उससे बांधकर, यानी हमारे पास एक डोरी थी, इस डोरी को इस तरफ से एक कण बंधा हुआ है और इस तरफ से एक कण बंधा हुआ है, दोनों में तनाव उत्पन्न हो रहा है, उतने तक कण को खींचकर डोरी को फिर बांधा गया। अब खींचकर बांध दिया गया है, साम्य अवस्था की स्थिति में है, डोरी हिल नहीं रही है, ना ही वो कण हिल रहा है। उस स्थिति में दोनों तरफ जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो दोनों बराबर होंगे। मान लेते हैं इकाई लंबाई में जो विस्तार उत्पन्न हो रहा है वो इस डोरी द्वारा L डैश और इस डोरी द्वारा L मान का विस्तार उत्पन्न होता है। तो इसके लिए जो तनाव उत्पन्न होगा वो लैम्डा L अपॉन एक्स, और इधर जो तनाव उत्पन्न होगा वो लैम्डा डैश L डैश अपॉन A और A डैश के बराबर होगा। A और A डैश इनकी स्वाभाविक लंबाई है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए पहले। भी दो डोरी थी, एक इस तरफ बंधी हुई है और एक इस तरफ बंधी हुई है, दोनों को खींचकर एक बिंदु है वहां पे बांध दिया गया, m द्रव्यमान का कण साम्य अवस्था की स्थिति में है, इसका मतलब वो हिल नहीं रहा। यहां पर साम्य अवस्था की स्थिति में स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु है, तो इसका मतलब इधर से जो डोरी में तनाव उत्पन्न हुआ और इधर से जो डोरी में तनाव उत्पन्न हुआ वो दोनों बराबर हैं। वो डोरी में जो तनाव उत्पन्न हुआ है वो इकाई लंबाई में हुक का नियम लगाएंगे, तो L बटे ए, लैम्डा L बटे ए, और इधर लैम्डा डैश L डैश बटे A डैश, जो दोनों के बराबर आएंगे। अब अगर इस कण को एक तरफ विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो कण में गति उत्पन्न हो जाती है जो सरलावर्त गति होगी, और वो कण में जो गति उत्पन्न होगी उसके कारण जो तनाव उत्पन्न होगा, जब हम इसको P बिंदु तक ले जाकर छोड़ देते हैं तो उसकी जो हमारे पास तनाव उत्पन्न होगा T1, क्योंकि इस तरफ तो जो कुल लंबाई थी वो लैम्डा A प्लस L थी, A प्लस L ही थी, लेकिन उसमें से हमने क्या कर दिया, एक मान कम कर दिया, x मान कम कर दिया। अगर x मान कम कर दिया तो इधर का जो तनाव उत्पन्न होगा T1 और इधर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है T2, T1 का मान कम हो जाएगा और T2 का मान अधिक हो जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो तनाव कम हुआ है वो लैम्डा इंटू L माइनस एक्स, क्योंकि लंबाई में विस्तार जो रहा तार जो डोरी की लंबाई में वो L माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन वास्तविक लंबाई A के बराबर आएगा।
जबकि दूसरी डोरी में जो तनाव उत्पन्न होगा वो एल डैश माइन प्लस एक्स बटे ए डैश के बराबर होगा, क्योंकि इसमें तो डोरी की लंबाई में बढ़ोतरी हुई है और उधर से डोरी की लंबाई में कमी हुई है। दोबारा देख लो डायग्राम को। ये हमारे पास ए और बी है, यहाँ एम द्रव्यमान का एक कण लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो ए डोरी में लंबाई है वो ए डैश प्लस एल डैश है, यहाँ से यहाँ तक डोरी की लंबाई ए प्लस एल है। इनकी स्वाभाविक लंबाई ए डैश और ए थी, लेकिन इनको खींचकर एम सी बिंदु पर बांधा गया ताकि डोरी में तनाव उत्पन्न हो और जो कण है वो साम्यावस्था की स्थिति में रहे। मान लो ये स्वाभाविक लंबाई की स्थिति थी, ये विस्तार उत्पन्न हुआ था एल में, ये स्वाभाविक लंबाई थी और यहाँ पर जो विस्तार हुआ वो कितना था, एल था, जिसके कारण दोनों में तनाव बराबर था और हमने टी और टी डैश को बराबर लिख दिया था। अब इस कण को यहाँ से खींचकर इधर छोड़ते हैं। P बिंदु पर अगर x दूरी तक हम खींचकर छोड़ेंगे तो इधर की जो विस्तार था उसमें तो कमी हुई है, लेकिन इसका जो विस्तार था उसमें क्या हो गया, बढ़ोतरी हुई है, बढ़ा है। तो जो तनाव उत्पन्न हुआ पहली डोरी में वो तो L माइनस एक्स बटे ए, क्योंकि उसके विस्तार में कमी हो गई और इधर विस्तार में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए एल डैश प्लस एक्स अपॉन ए डैश के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब गति की समीकरण एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर बराबर, क्योंकि गति की समीकरण गति किस कारण से होगी, दोनों में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसके कारण गति होगी, T1 माइनस T2, जिसको लैम्डा एल अपॉन ए माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा एल डैश अपॉन ए डैश माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए डैश से व्यक्त करेंगे। ये दोनों बराबर हैं इसलिए कट जाएंगे। यहाँ पे हमने समीकरण 1 में बराबर किया था। इस स्थिति में d2x बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन एम इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए डैश इंटू एक्स, वो भी माइनस का, इन दोनों में से लैम्डा अपॉन एम ये भाग में चला गया और एक्स कॉमन ले लिया हमने, जो कि एस एच एम की गति को व्यक्त करता है। और इस एस एच एम के अंदर म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास लैम्डा अपॉन एम इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए डैश। आवर्तकाल पूछा है, 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू होता है, मान रख देंगे 2 पाई बटे अंडर रूट लैम्डा अपॉन एम अंडर रूट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए डैश, जो प्रूफ करना था।